माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हाउस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इकोसिस्टम के कौन कौन से स्ट्रक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड से। तो इकोलॉजिकल पिरामिड मीन्स व्हाट एग्जैक्टली। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने डिस्कवर किया था। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज चार्ल्स एल्टन डिस्कवर द इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको एल्टोनियन पिरामिड भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ बुक्स में इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। और बेसिकली नेट के अंदर इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं बुक के हिसाब से। तो इकोलॉजिकल पिरामिड मीन्स व्हाट, आप सबको पता है कि पिरामिड का शेप कैसा है। पिरामिड ब्रॉडर बेस में है और पॉइंटेड अपेक्स में है। इज दैट क्लियर? तो सेम थिंग यहाँ पे है कि अगर इकोलॉजिकल पिरामिड को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी देखना है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर and function of ecosystem is basically called as ecological pyramid। कि पिरामिड के अंदर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि ब्रॉडर बेस टू पॉइंटेड अपेक्स इज बेसिकली कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड। आपकी स्टडी के लिए 3 पिरामिड्स है। द फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ नंबर्स, सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पिरामिड का तो शेप है कि ब्रॉडर बेस और पॉइंटेड अपेक्स, बट पिरामिड कुछ इकोसिस्टम में सीधे हैं जिसको हम अपराइट शेप बोलते हैं, कुछ इकोसिस्टम में पिरामिड उल्टे हैं जिसको हम इन्वर्टेड शेप बोलते हैं। तो ये तीनों पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इकोसिस्टम में कौन से टाइप का पिरामिड आएगा। तो वो एमसीक्यूज में आपको पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन नंबर्स, इन बायोमास और इन एनर्जी। तो उस हिसाब से आपको इसकी शेप को याद रखना है कि वो सीधा है या उल्टा है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि वो शेप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? इकोलॉजिकल पिरामिड पे सबसे पहले है पिरामिड ऑफ नंबर। अभी इसी के अंदर इंडिकेट किया है कि इस पिरामिड में क्या हो सकता है। इस पिरामिड में नंबर्स है, तो नंबर किस चीज के हैं? हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो भी स्पेसीज है उनके नंबर को जो इंडिकेट करता है उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर आप यहाँ पे लेते हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो उसके अंदर पिरामिड कैसे आएगा? तो नॉर्मली फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड स्पिंडल शेप में आएगा। उसको सिग्मॉइड शेप भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स के अंदर है। अब स्पिंडल शेप मतलब क्या? तो स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, आप सबको पता है कि फूड चेन और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम T1। तो यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन रहेगा? ट्री। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इस ट्री के ऊपर मान लो 2 या 4 ट्री है, मतलब नंबर कम है इसलिए बेस छोटा है। इस ट्री के ऊपर बर्ड्स ज्यादा है, 25 to 50 बर्ड्स है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनका नंबर्स क्या है? ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। यहां तक क्लियर है? उस बर्ड को किल करने के लिए मान लो फॉक्स मुश्किल से एक रहेगा उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, एरिया में। मतलब क्या आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। पिरामिड का जो बॉक्स है वो छोटा होगा। इज दैट क्लियर? उस फॉक्स को किल करने के लिए, उसकी हंटिंग करने के लिए वहां पे पूरे जंगल में एक ही लायन या टाइगर रहेगा। मतलब ये अगेन पिरामिड्स क्या होगा? छोटा होते जाएगा। इट इज कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे ट्री जो स्मॉल बेस में है, मिडल में लार्ज बेस है क्योंकि नंबर ऑफ बर्ड ज्यादा है, फिर से नंबर ऑफ फॉक्स कम हुए और नंबर ऑफ टॉप करने और 1 या 2 ही रहेंगे। तो इसके लिए ये कौन सा पिरामिड हुआ है? स्पिंडल शेप पिरामिड हुआ। इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप पिरामिड। आई होप यहां तक क्लियर है पिरामिड ऑफ नंबर्स का। अभी ये हुआ फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड, रिमेंबर।
नाउ टर्न टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम को देखोगे तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पिरामिड्स कैसा आएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स में क्या होगा? पहले स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रासेस, तो ग्रासेस का नंबर डेफिनेटली क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पे 500 ग्रासेस का नंबर है। उसके बाद उसके ऊपर इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स मान लो 100 ही है। फिर फ्रॉग, फ्रॉग यहाँ पे 3 रहेगा मुश्किल से, या 10 रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, नंबर और कम होते जा रहा है। और उस पर्टिकुलर एरिया में पूरे बहुत बड़े स्क्वायर फीट में एक ही स्नेक है जो पूरे पिरामिड को बैलेंस कर रहा है। इट इज ओनली वन स्नेक। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे नंबर डिक्रीज होते जा रहा है मेजर मैनर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 500 to 1000 ग्रासेस थे तो इंसेक्ट 100 थे, फ्रॉग 10 थे, और एक ही स्नेक पूरे सिस्टम को बैलेंस कर रहा है। मैंने ये नंबर अप्रोक्सीमेटली लिया आपको समझने के लिए। इट मीन्स यहाँ पे जो पिरामिड है वो सीधे मैनर में है, जिसको हम बोलते हैं अपराइट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में ये आप स्पिंडल शेप देख सकते हो, तो ग्रासलैंड में आप क्या कर सकते हो? इसको अपराइट मैनर में देख सकते हो। एंड दिस इज द अपराइट पिरामिड इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब इसी मैनर में अगर एक्वेटिक का देखोगे तो एक्वेटिक का पिरामिड कौन से शेप में आएगा? सीधे शेप में आएगा या उल्टे शेप में आएगा? एक्वेटिक का मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आपको समझ में आएगा कि पिरामिड कौन से शेप में रहेगा। अभी एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स कौन है? आप सबको पता है कि बेस क्या है एक्वेटिक का। तो एक्वेटिक का बेस है फाइटोप्लैंक्टन्स। रिमेंबर वन थिंग कि फाइटोप्लैंक्टन्स नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा अमाउंट में जो डायटम्स है, फ्लैजेला है, जो मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं पॉन्ड में, लेक में, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर देख रहे हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन्स मोर इन नंबर एज कंपेयर टू ज़ूप्लैंक्टन्स। सो ज़ूप्लैंक्टन्स में क्रैब्स है, मोलस्कस है, बहुत सारे जो स्मॉल एनिमल्स है। ज़ूप्लैंक्टन्स का नंबर कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स थोड़ा कम रहेगा। After that, zooplankton is small fishes, and after that, the number of particular area is large fish. उनका नंबर और कम रहेगा। So प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है प्राइमरी कंज्यूमर, उनके ऊपर डिपेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर, उनके ऊपर डिपेंड है टर्शरी कंज्यूमर। और नंबर के मैनर में हर एक इकोसिस्टम में ड्रास्टिकली चेंज होता है। फाइटोप्लैंक्टन अगर 500 है तो वही वहां पे 5 to 10 सिर्फ लार्ज फिश रहेंगे उस एरिया में। तो सक्सेसिव मैनर में जो नंबर है वो डिक्रीज होते जाता है हर एक लेवल के अंदर। आई होप यहां तक क्लियर आपको पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये कौन सा शेप हुआ हमारा? ये शेप हुआ अपराइट। इस पिरामिड ऑफ नंबर में और एक फूड चेन बाकी है, दैट इज पैरासाइटिक फूड चेन। आप सबको पता है कि पैरासाइटिक फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट एंड एंड विद द पैरासाइट। मान लो यहाँ पे मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में तो आपको याद आएगा कि एग्जैक्टली पैरासाइटिक फूड चेन का पिरामिड कैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 यहाँ पे प्लांट्स हैं, मतलब ये हमारे क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो कि क्या करेंगे? होस्ट का रोल प्ले करेंगे। ये प्लांट्स के ऊपर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है, मान लो 50 बर्ड है, तो नंबर क्या होगा? बीच वाला बर्ड्स का बढ़ेगा। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। उस बर्ड्स के फिगर के अंदर लीस बहुत ज्यादा है, मान लो वहां पे 100 लीस एंड बग्स है, मतलब पैरासाइट्स का नंबर क्या हुआ? बढ़ते चला गया। और उस लीस एंड बग्स के अंदर एक्टिनोमाइसिस एंड बैक्टीरिया है, मतलब हाइपर पैरासाइट है, तो ये भी नंबर क्या होगा? और बढ़ेगा। मतलब ये पिरामिड कौन से शेप में आएगा? सीधे या उल्टे? ये उल्टा शेप का पिरामिड है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स। बट बेसिकली कौन से? इसमें पैरासाइटिक फूड चेन में। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि पिरामिड्स के अंदर पैरासाइटिक का नंबर क्या है? उल्टा है, बिकॉज हाइपर पैरासाइट्स एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू होस्ट। इसलिए बोलते हैं कि एक होस्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में पैरासाइट्स रह सकते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास हम देखेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास में
बेसिकली इस पिरामिड में क्या इंडिकेट होगा, तो इस पिरामिड के अंदर बायोमास इंडिकेट होगा कि जो भी ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है फ्रॉम फर्स्ट टू टॉप ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, इस ट्रॉपिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी बायोमास है ऑर्गेनिजम्स का वो इंडिकेट होगा, बट वो इंडिकेट होगा ड्राई वेट के अंदर। रिमेंबर, बिकॉज आप सबको पता है कि बायोमास एक्यूरेसी के लिए वो हमेशा ड्राई वेट में ही मेजर करते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बायोमास के अंदर अगर आप देखोगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, तो पिरामिड कैसे आएगा, सीधा आएगा या उल्टा आएगा? तो डेफिनेटली ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड अपराइट पोजीशन में आएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैंने पहले ही बोला था कि ग्रासेस जो भी है, नंबर ऑफ ग्रासेस, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है, नंबर ऑफ प्लांट्स, उसका अगर आप वेट करते हो ड्राई मैनर में, तो वेट वो डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट्स है, या फिर वी कैन से दैट यहाँ पे आप फ्रॉग भी लिख सकते हो। उससे फिर ज्यादा है बर्ड्स, एंड आफ्टर दैट स्नेक। तो कम कम वहां पे होते जाएगा। सो ब्रॉडर में ज्यादा अमाउंट में वेट है, उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसीज ज्यादा है, तो वहां पे बायोमास का वेट ज्यादा है। जैसे जैसे टॉप कार्निवर की तरफ जाओगे, टर्सरी कंज्यूमर की तरफ, वहां पे वेट कम होते जाएगा। एंड फॉर दैट रीजन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली अपराइट इन पोजिशन। अब मान लो यहाँ पे इसका वेट आप पकड़ सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20 kg। यहाँ पे वेट सडनली बहुत कम होगा 10 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 1.5 kg। इतने ड्रास्टिकली रिडक्शन वहां पे होता है। अब यहाँ पे और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एल्टोनियन पिरामिड्स में कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि पिरामिड जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किए है, उसके अंदर ना उन्होंने एरिया को मेंशन किया है, ना उन्होंने पर्टिकुलर टाइम को मेंशन किया है, ना उन्होंने नंबर ऑफ स्पेसीज को इंडिकेट किया है। तो ये जो सारी चीजें वो हमें अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करनी है। एंड फॉर दैट अप्रोक्सीमेट नॉलेज कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अपराइट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस का वेट ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू स्नेक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो। एंड फॉर दैट रीजन ग्रासलैंड का अपराइट पोजिशन में पिरामिड होता है। वही अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम का देखोगे, तो एक्वाटिक का पिरामिड कैसा होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा? अब एक्वाटिक इकोसिस्टम का पिरामिड कैसे आएगा, तो एक्वाटिक का पिरामिड उल्टा आएगा। तो अभी आप बोलोगे कि उल्टा कैसे, वो तो सीधा आना चाहिए, पर वो नंबर के अंदर सीधा था। यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको वेट देखना है, मतलब हमें बायोमास को कैलकुलेट करना है। तो बायोमास को कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है एक्वाटिक में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, डायटम्स है, ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, उनका जब ड्राई वेट होगा आफ्टर रिमूविंग ऑफ वाटर और मॉइस्चर कंटेंट, तो वो ड्राई वेट बहुत कम होगा कंपेयर टू लार्ज फिश। सो फाइटोप्लैंक्टन्स बॉटम में आएंगे, जो बहुत कम नंबर में है बायोमास के फॉर्म में। उसके बाद आएंगे जूप्लैंक्टन, उसके बाद आएंगे स्मॉल फिश, उसके बाद आएंगे लार्ज फिश। तो लार्ज फिश को अगर देखोगे तो इसका वेट 25 kg हम पकड़ते हैं अप्रोक्सीमेटली, आफ्टर इवन दो ड्राई मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद। इसको हम 18 kg पकड़ेंगे, इसको हम 9 kg, और ये ड्राई होने के बाद बहुत कम वेट में वहां पे जाएगा 5 kg, एक पर्टिकुलर एरिया में, बिकॉज इसके भी लिमिटेशन और ड्रॉबैक है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया स्पेसिस को और उनके एरिया को। तो नॉर्मली एक्वाटिक का जो भी पिरामिड है बायोमास के फॉर्म में, वो रहेगा इन्वर्टेड। ये शेप्स आपको याद रखने हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी बाद में देखेंगे हम अभी थर्ड वन है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अभी ये पिरामिड में भी कितनी एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर बचती है, उसके रिगार्डिंग इंडिकेशंस है। अब यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर, ना सीधा है ना उल्टा है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर स्पिंडल शेप है। यहाँ पे पिरामिड हमेशा एनर्जी का अपराइट रहेगा। तो ये एनर्जी का पिरामिड अपराइट क्यों रहेगा, यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है? हमने पहले देखा था रेमंड लिंडमैन लॉ के, जहां पे 10% ही एनर्जी क्या होती है, आगे के ट्रॉपिक लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि बहुत सारी जो एनर्जी है, 90% एनर्जी वहां पे लॉस होती है ऑर्गेनिज्म के डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रनिंग के लिए, हंटिंग के लिए,
किलिंग के प्रोसेस के लिए, तो सिर्फ 10% ही एनर्जी बायोमास के फॉर्म में उसकी बॉडी के अंदर रहती है। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में उतना एनर्जी लॉस होती है, बट वो अप्रोक्सीमेट 10% है, इसलिए वो पिरामिड हमेशा अपराइट रहेगा। मान लो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो भी है वो प्लांट्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोर एनिमल्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो कार्निवोर है, एंड टर्शरी कंज्यूमर जो है वो टर्शरी एनिमल है, टॉप कार्निवोर है, सॉरी। तो यहाँ पे एनर्जी को अगर आप देखोगे तो आप इंडिकेट कर सकते हो उसको जूल के मैनर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि प्लांट्स के अंदर 10,000 जूल एनर्जी है। तो आगे के नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जाने के बाद वो 10% के इसमें लॉस होगी, तो वहां पे कितनी आएगी 1000 जूल। वही हर्बीवोर से वो कार्निवोर की तरफ जाएगी, तो वहां पे फिर से डिडक्शन होगा 100 जूल, और कार्निवोर से वो जाएगी टॉप कार्निवोर की तरफ, वहां पे 10 जूल। तो ये हर एक इकोसिस्टम के अंदर होगा, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, वहां पे हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एनर्जी वहां पे मैक्सिममली लॉस होगी 90% में, और सिर्फ 10% एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होगी आगे के ट्रॉपिक लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ एज वेल एज रेमंड-लिनमन लॉ। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन पोजीशन। तो ये हमेशा अपराइट पोजीशन में ही रहता है हर एक इकोसिस्टम के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन कौन से और कैसे हैं।